छठी सदी ईस्वी पूर्व का काल आर्थिक प्रगति एवं द्वितीय नगरीकरण का काल है। इससे 1000 वर्ष पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, इस कारण उसे फर्स्ट नगरीकरण कहा गया और छठी सदी के महाजनपद काल को सेकंड नगरीकरण कहा गया। इससे पहले की वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो फिर कैसे यह एक नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हुई? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। 1000 ईस्वी पूर्व से पहले भारत में लोहे के प्रमाण नहीं मिलते, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले के तरंजी खेड़ा में लोहे के प्रमाण मिले। लोहा एक कठोर धातु है जिससे बने अस्त्र शस्त्र या खेती करने के औजार टिकाऊ बने। लोहे के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा, जिससे व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, व्यावसायिक संगठनों का उदय हुआ, व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ और व्यापार बढ़ने के कारण नगरों का उदय हुआ। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व व्यापार के लिए पहली बार सिक्कों का निर्माण हुआ। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। सबसे पहले गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला में आहत सिक्के प्राप्त हुए। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था। ये मुख्यतः चांदी के होते थे। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी या अर्धचंद्र किसी वस्तु की आकृति का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। उस समय सोने का कोई भी सिक्का नहीं मिलता। तांबे का कारशापण 146 ग्रेन का तथा चांदी का कारशापण 180 ग्रेन के वजन का होता था। इस तरह व्यापार बढ़ने के कारण एक ग्रामीण सभ्यता नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसे महाजनपद काल क्यों कहा जाता है? इसके लिए भी हमें ऋग्वैदिक काल में जाना होगा। ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे कबीलों में राज्य बटा हुआ था, जिन्हें जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ये जन आपस में मिलने लगे और इन्हें जनपद कहा जाने लगा। छठी सदी ईस्वी पूर्व ये जनपद व्यापक रूप में मिल गए और कुल 16 राज्यों में रह गए। इन्हें ही हम महाजनपद कहते हैं। राज्य शब्द आधुनिक शब्द है, उस समय इन्हें महाजनपद कहा जाता था। इन महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें उस समय के बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में 6 राज्यों के नाम बिल्कुल सेम हैं। ऐसा कहा जाता है भगवती सूत्र की राज्य सूची अंगुत्तर निकाय के बाद तैयार की गई है, इसलिए अंगुत्तर निकाय की सूची को अधिक प्रमाणिक माना जाता है। 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का भी वर्णन इसमें मिलता है। नगरीय क्रांति के 10 प्रमुख तत्वों की सूची हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट हो गई शासक वर्ग का उदय, सेकंड धर्म का प्रचलन, थर्ड मुद्रा का प्रचलन, फोर्थ व्यापार वाणिज्य का विकास, फिफ्थ लेखन कला का विज्ञान और सिक्स्थ हो गया सुव्यवस्थित कर व्यवस्था, जिससे अधिक उत्पादन शासक वर्ग के हाथों में पहुंचता रहे। छठी सदी ईस्वी पूर्व वाराणसी उस युग का महान व्यापारिक केंद्र था। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में उल्लेख है कि कौशल और मगध के वणिक मतलब व्यापारी मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। इस समय के बंदरगाहों में सबसे प्रसिद्ध पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह बड़ौच था। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर सोपारा और बंगाल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इस काल की एक बौद्ध पुस्तक बावेरु जातक में मध्य एशिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोरों और कौवों का भी उल्लेख मिलता है। उस समय शिल्पियों एवं व्यापारियों से कर भी वसूला जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य की वृद्धि ने मुद्रा की अधिकता के कारण महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 15 महाजनपद नर्मदा नदी से उत्तर की ओर
तथा एकमात्र महाजनपद अस्मक नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। उस समय कौन कौन से महाजनपद थे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जनपद था अंग जनपद। यह उत्तरी बिहार में स्थित था। महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिलता है। बाद में बिंबिसार जो मगध का राजा था उसने इसे मगध में शामिल कर लिया। इसकी राजधानी चंपा थी और इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। अगला महाजनपद मगध जनपद था। यह राज्य विस्तार में सबसे आगे रहा। यह आधुनिक पटना में स्थित था। तीसरा महाजनपद वज्जी महाजनपद था। इस समय यह उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इसी में विदेह, वज्जी और लिच्छवी गणराज्य आते थे और इनकी राजधानी वैशाली थी। फोर्थ महाजनपद काशी है। यह वज्जी के पश्चिम में स्थित था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। किंतु कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। पांचवा महाजनपद था कौशल। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहेत महेत नामक ग्राम में इसकी स्थिति देखी जाती है। सरयू नदी इस जनपद को 2 भागों में बांटती है। कौशल में ही शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी नामक स्थान इसी के अंतर्गत आता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस यहाँ का राजा था। उसने काशी को अपने राज्य में शामिल कर लिया। कंस का पुत्र महाकौशल हुआ और उनका पुत्र प्रसेनजित। प्रसेनजित के पुत्र विदुर ने शाक्य गणराज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। परंतु जब वह वापस लौट रहा था तो अचिरावती नदी में बाढ़ आने से उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई। अगला महाजनपद है मल्ल। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। इसके 2 भाग हैं। एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरी की पावा। कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, वही पावा महावीर स्वामी की। इसके विपरीत जहां महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोज पावा में किया, वहीं महावीर स्वामी ने अपना अंतिम भोज कुशीनगर में किया। हमारा अगला महाजनपद है वत्स। वत्स जनपद आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध काल में यहाँ पुरु वंश के शासक उदयन का राज्य था। कौशाम्बी में हाल ही में हुए उत्खनन में उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। हमारा 8वां महाजनपद है कुरु महाजनपद। मेरठ, दिल्ली और थानेसर के भूभागों में यह स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। पहले कुरु एक राजतंत्र था, लेकिन बाद में यह गणतंत्र हो गया। अगला महाजनपद है पांचाल, जो आधुनिक रुहेलखंड में स्थित है। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामतिल्य है। पान्याकुब्ज एक प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। महाभारत कालीन द्रौपदी पांचाल की ही थी। यह पहले एक राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय यह एक गणराज्य हो गया। हमारा 10वां महाजनपद है अवंती, जो आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती के भी 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। बुद्ध काल में अवंती का राजा चंड प्रदोत था। उनकी पीलिया नामक बीमारी का इलाज बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने किया था। चंड प्रदोत बाद में बौद्ध बन गया था और अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गई। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। 11वां जनपद है सूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित है। इसकी राजधानी मथुरा थी।
इसके राज्य को सुरसेनई और इसकी राजधानी को मैथुरा कहा जाता है। यूनानी लेखन में यह मिलता है। कृष्ण यहीं के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। 12वां महाजनपद है चेदी। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, आधुनिक बुंदेलखंड में, और इसकी राजधानी सोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया। 13वां महाजनपद है मत्स्य। यह आधुनिक जयपुर के आसपास का एरिया है और इसके संस्थापक थे विराट नाम ने किया था। इसी कारण इसकी राजधानी का नाम विराटनगर रखा गया। 14वां महाजनपद है अस्मक। यह गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के निकट स्थित है। इसकी राजधानी पोटन थी। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। हमारा 15वां महाजनपद है गांधार। यह पेशावर और रावलपिंडी के इलाके में स्थित था और इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार जनपद का उल्लेख हमें महाभारत काल से भी मिलता है। हमारा 16वां महाजनपद है कम्बोज। यह उत्तरापथ में स्थित है। आधुनिक राजौरी और हजारा जिले में कम्बोज में स्थित है। इसकी राजधानी राजपुर थी। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। इन 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, जिनमें भी मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए और अंत में मगध ने अवंती पर भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली। मगध के बारे में हम विस्तृत चर्चा अपनी अगले वीडियो में करेंगे। आगे हम इन 16 महाजनपदों के अतिरिक्त जो 10 गणराज्य थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहले थे कपिलवस्तु के शाक्य। बुद्ध के पिता यहाँ के राजा थे। दूसरा था रामगाम के कोल्य। शाक्य और रामगाम के विभाजक रेखा रोहिणी नदी थी। नदी जल के बंटवारे के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता था। तीसरा गणराज्य था पावा के मल्ल। यहाँ महावीर की निर्वाण स्थली थी, जैसा मैंने पहले बताया है। चौथा था कुशीनारा के मल्ल। यह गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली थी। पांचवा था मिथिला के विदेह। विदेह की राजधानी मिथिला थी। छठा गणराज्य था पीपली वन के मौर्य। यह नेपाल की तराई में स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य को इससे जोड़ा जाता है। सातवां था सुसुमार के बग। यह उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है, मिर्जापुर में। आठवां है अलकप्पा के बुल्ली। यह शाहबाद और मुजफ्फरपुर के मध्य स्थित था। 9वां था केशपुर के कलाम। यह एक छोटा गणराज्य था। अलार कलाम नामक आचार्य यहीं से थे। 10वां था वैशाली के लिच्छवी। यह एक वज्रसंघ का ही घटक था। जो अलार कलाम थे, उन्हें बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में 16 महाजनपद और ये गणराज्य थे। आगे इन सब पर सर्वोच्चता मगध प्राप्त कर लेता है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। इस टाइम पीरियड की जानकारी हमें बौद्ध जैन ग्रंथों से, रामायण, महाभारत, महाकाव्यों से, पुराणों से और उस समय प्रचलित सिक्कों से प्राप्त होती है। हमारे फॉर्मल टाइम में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद महाजनपद काल के बाद क्या होता है, ये जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।